दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी स्टडी टिप्स देने वाला हूं जिनको समझ के कोई भी टॉपर बन सकता है। ये सारी स्टडी टिप्स जानने के बाद आप इन प्रॉब्लम्स को आराम से हैंडल कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो सिलेबस में ही नहीं था। प्रॉब्लम नंबर 2, आप अपनी पूरी बुक को सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर सकोगे। प्रॉब्लम नंबर 3, हम यहाँ ये देखेंगे कि आपके पढ़ने के लिए कौन सा स्टडी मेथड ज्यादा सही है, आपको ग्रुप में पढ़ना चाहिए या फिर अकेले पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 4, एग्जाम से पहले हो रहे टेंशन से हम लोग कैसे बचें। और फाइनली प्रॉब्लम नंबर 5, एग्जाम से पहले हमें कितने घंटे नींद लेनी चाहिए। और दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने बीटेक करी हुई है और मुझे मेरे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में 63% आए थे। पर दोस्तों इन स्टडी मेथड्स को यूज़ करके मैंने अपना कॉलेज टॉप किया था विद 89%। दोस्तों मेरे कॉलेज में जहाँ 67% लाना फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन कहलाता है, वहाँ 89% लाना बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों एक और चैलेंज जो मुझे कॉलेज ज्वाइन करते समय मिला था कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि बेटा तुम्हारा डिफरेंट स्टेट है, यहाँ बाहर के बच्चों को हमेशा कम नंबर मिलता है। और कुछ ने बोला था कि बेटा तुम्हारा फालतू का एवरेज खराब हो जाएगा। बट दोस्तों एक पुरानी कहावत है ना कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों कॉलेज ही नहीं, बहुत सारे डिफिकल्ट एग्जाम जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस और गेट जैसे एग्जाम भी आप इन मेथड से आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट की वो ही गलत है। आप दुनिया की किसी भी चीज को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तो दुनिया आपको इंटेलिजेंट कहेगी ही कहेगी। जबकि आप इंटेलिजेंट हो तो सिर्फ उस फील्ड में हो जिसमें आपने टाइम दिया है। एक डॉक्टर अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट है और एक इंजीनियर अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट है। अगर आप एक डॉक्टर को इंजीनियर्स के बीच में लेके आओगे तो वो वहाँ का सबसे डफर आदमी होगा। और वैसे ही अगर आप एक इंजीनियर को डॉक्टर्स के बीच में बिठा दो तो वो वहाँ का सबसे इडियट आदमी होगा। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सच ही कहा है कि हर कोई जीनियस होता है, मगर यदि अगर आप एक फिश को बोलो कि पेड़ चढ़ के दिखाए तो उसको जिंदगी भर वही लगेगा कि वो कितनी बुद्धू है, वो एक पेड़ नहीं चढ़ सकती। पर दोस्तों क्या सचमुच वो फिश पेड़ चढ़ने के लिए बनी है? दोस्तों इसके लिए स्टीव जॉब्स एक परफेक्ट एग्जांपल है। दोस्तों जब स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था तो वो अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि उनको पहले ये भी पता नहीं था कि पैनक्रियाज होता क्या है। और धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में जानना शुरू किया तो उनको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। और दोस्तों यही हमारी पहली स्टडी टिप आ जाती है। अगर आप किसी से भी पूछो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है तो सब यही आंसर देंगे कि जिसे सब कुछ आता है वही तो इंटेलिजेंट है। लेकिन दोस्तों हमारी सोसाइटी के डेफिनेशन के हिसाब से जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं वही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ आप ये बोलोगे कि सेम बात ही तो हुई, जिसको सबसे ज़्यादा पता होगा उसी के ही तो सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। पर दोस्तों ये बात भी गलत है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट के आएंगे जिसको क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर पता हो। सो इन शॉर्ट आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले खत्म करने हैं। तो आप में से कुछ लोग फिर ऐसा बोलोगे कि यार ये तो हमें पहले से ही पता था, या फिर यार ये तो लूजर्स की टेक्निक है, जिनको कुछ नहीं आता वो ऐसा करते हैं। पर दोस्तों चाहे आप किसी IAS ऑफिसर का इंटरव्यू देखो या फिर किसी IIT के टॉपर का इंटरव्यू, उन्होंने ये बात हर बार कही होती है कि फर्स्ट सॉल्व लास्ट 10 इयर्स पेपर्स। अब चाहे आप इसे फोकस का नाम दो या फिर 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ पोर्शन सिलेबस का बाकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ और प्रीवियस ईयर के आंसर रटने लग जाओ। मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले आप सैंपल पेपर में से एक चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट पढ़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे आप ये देखोगे कि आपने पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्हीं क्वेश्चन से मिलते हैं। इस टिप का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसने आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करवा दिया है। अब आप अपने सिलेबस का मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन सबसे पहले खत्म कर रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल में यही तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी यही है कि आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अगर इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये समझिए कि आपको एक पेड़ काटना है। यहाँ पेड़ काटने का मतलब है कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और पेड़ काटने के लिए आपको कुल्हाड़ी की ज़रूरत है। कुल्हाड़ी जितनी धारदार होगी आप उतना जल्दी पेड़ काटोगे। दोस्तों यहाँ कुल्हाड़ी की धार को समझिए कि वो लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स हैं।
आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन पता होंगे, आपने जितने क्वेश्चन बनाए होंगे, आप उतना जल्दी उस पेड़ को काट सकते हो, यानी कि अच्छे नंबर ला सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है जो ये कहती है कि कैटेगराइज कैटेगराइज कैटेगराइज, यानी कि आपको सेम तरह के क्वेश्चन एक तरफ रखने हैं। जैसे कि मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक चैप्टर में 20 कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको उन 20 कॉन्सेप्ट्स को हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेने हैं और हर एक कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। यहाँ जो मेन लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अपने सिलेबस को कंडेंस करना। आप अपने सिलेबस को जितना छोटा कर सको उतना करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों पूरी बुक खत्म हो जाए और ये ना हो कि आप देख रहे हो कि यार ये 500 पेजेस की बुक थी, अभी पता नहीं कितना याद होगा, पता नहीं क्या करूंगा मैं। बल्कि आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि अरे यार 8 ही तो चैप्टर हैं, पहले चैप्टर में 5 कंसेप्ट हैं, दूसरे चैप्टर में 7 कंसेप्ट हैं, तीसरे चैप्टर में 3 हैं, और ऐसे कर करके पूरी बुक की समरी आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने बुक्स में ही नोट्स बनाना प्रेफर कीजिए। दोस्तों ये मत सोचिए कि बुक गंदी हो जाएगी या फिर इस बुक को मैं बाद में बेच भी सकता हूँ। दोस्तों बुक में ही नोट बनाने की कोशिश किया कीजिए, और नोट्स बनाते समय आप हाइलाइटर या फिर स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बुक में नोट बनाने के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप बहुत हफ्तों बाद अपनी बुक को खोलोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ नया पढ़ने वाला हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, भले आपको वो चीज़ आती हो या नहीं। और दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि आपको अपने नोट्स खोने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि वो पढ़ने का कौन सा तरीका है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, हम ग्रुप में पढ़ें या फिर अकेले पढ़ें। दोस्तों इसका सबसे सही आंसर ये है कि दोनों तरीके एकदम सही हैं। वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको सबसे ज़्यादा कैसे समझ में आता है। दोस्तों जिस तरह हम लोगों का सेम बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, सेम थिंकिंग स्टाइल नहीं है, उसी तरह हमारा सेम स्टडी स्टाइल भी नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों को ग्रुप में समझ में आता है, कुछ लोगों को अकेले समझ में आता है, कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछ के समझ में आता है, कुछ लोगों को डायग्राम देख के समझ में आता है। दोस्तों आपकी लर्निंग स्टाइल आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, और अगर अभी तक आपको आपकी लर्निंग स्टाइल नहीं पता चली है तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहिए जब तक आपको वो पता नहीं चल जाती। अब दोस्तों आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी टिप पे, जो है टेंशन टेंशन टेंशन। एग्जाम से पहले जो टेंशन होता है उसका क्या करें सर? चलिए दोस्तों आपका टेंशन नापने की कोशिश करते हैं। ये है आपका टेंशन एग्जाम से सीधा 1 दिन पहले, और ये है टेंशन आपका एग्जाम खत्म होने के एग्जैक्टली बाद। दोस्तों क्या आपको एवेंजर्स मूवी याद है, जिसमें जब कैप्टन अमेरिका डॉक्टर बैनर को बोलते हैं कि डॉक्टर आपके लिए सही वक्त है ये गुस्सा होने का, तो डॉक्टर बैनर ये बोलते हैं कि यही तो मेरा राज है कैप्टन, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। और वो बोलने के बाद वो हल्क बन के दुश्मन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप भी गुस्सा करना शुरू कर दो। दोस्तों यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको उस काम का टेंशन कभी भी नहीं होगा जो आपने पहले से ही कर लिया हो। अब दोस्तों यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम आने से कुछ महीने पहले हम लोग कितने खुश रहते हैं, हमें एग्जाम का कोई टेंशन नहीं रहता। मगर जब एग्जाम की डेट धीरे धीरे करीब आने लग जाती है तो हमारा टेंशन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दोस्तों अगर आप ये समझ के चलो कि आपका एग्जाम कल ही है, भले वो 2 महीने बाद हो, और उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, तो भले एग्जाम कितना भी पास आए आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप इसके लिए पहले से ही तैयार थे। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि टेंशन और स्ट्रेस को हटाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप पढ़ते समय लाइट म्यूज़िक का इस्तेमाल करो तो आपके कंसंट्रेशन लेवल को काफ़ी गुना तक इंक्रीज कर सकती हैं। बस दोस्तों आप ये ध्यान रखो कि आप पढ़ते समय पॉप सॉन्ग्स और हिप हॉप म्यूज़िक को अवॉइड करो, क्योंकि वो आपके दिमाग में नॉइज़ क्रिएट करती हैं। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि ब्रेक कितना लें। दोस्तों हर 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक पक्के से पक्का लो, और उस 5 मिनट के ब्रेक में अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करो। दोस्तों उस 5 मिनट के टाइम में आप अपने दोस्तों को कॉल करके बात कर सकते हो, बट दोस्तों आपको ये ख्याल रखना है कि आप उस 5 मिनट के टाइम में अपने बुक को बिल्कुल ना छुओ। और दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आप खुद को 5 मिनट दो, जिसमें आप पुराने चैप्टर के मेन पॉइंट्स दिमाग में ही रिवाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लगातार 3 घंटे बिना किसी ब्रेक के बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा, और 3 घंटे के बाद आपने बुक में क्या पढ़ा है आपको बहुत ही कम याद रहेगा। और दोस्तों वैसे ही अगर आप 3 घंटे पढ़ने बैठो और हर 1 घंटे बाद आप 5-5 मिनट का ब्रेक लो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। आपने 3 घंटे में क्या पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह याद रहेगा। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में एक
पीरियड का मैक्सिमम लेंथ इसीलिए 45 मिनट से 1 घंटे ही होते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि रिवीजन किस तरीके से करें ताकि हमारा पढ़ा हुआ हमें मैक्सिमम याद रहे। दोस्तों जब भी आप कुछ पढ़ो तो उसको एक बार पढ़ने के बाद 10 मिनट बाद फिर से पढ़ो, उसके बाद 1 दिन बाद पढ़ो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ो, फिर 1 मंथ बाद पढ़ो, उसके बाद 3 महीने बाद पढ़ो। दोस्तों साइंस ये बताता है कि इस तरह रिवीजन करने से वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। और दोस्तों वैसे ही अगर आपने उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगी। दोस्तों आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, वो यही बोलते हैं कि 100 चीज़ों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ो। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि एग्जाम से पहले कितने घंटे की नींद जरूरी है। अब यहाँ आप ऐसा बोलोगे कि यार ये क्या बोल रहे हो, एग्जाम से पहले तो वैसे भी नींद चली जाती है। दोस्तों भले ही आप एग्जाम से पहले रात भर जग के पढ़ रहे हो, बट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको अपनी स्लीप साइकिल नॉर्मल लेके आ जाना है। आपको हर दिन 6 घंटे नींद लेना ही लेना है। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।